लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फिजिक्स क्लासेज को। नमस्कार, मैं अनुराग गुजर। कटारिया क्लासेज में, कटारिया फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी उसमें प्रसार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल एक्सप्रेशन, थर्मल एक्सपेंशन। उसमें प्रसार में हमने बताया था दोस्तों आपके लिए 3 प्रकार के प्रसार बताए थे। रेखीय प्रसार, दूसरा था दोस्तों क्षेत्रफल क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा था दोस्तों आयतन प्रसार। तो दोस्तों मैंने इनके लिए संबंध भी बता दिए थे। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3, ये मैंने आपके लिए कल बता दिया था। और जो थर्मल एक्सप्रेशन, उसमें प्रसार में हमारी कुछ और टॉपिक रह रहे थे। उसके लिए हम आप बात करते हैं जल का असामान्य प्रसार। उसमें प्रसार था दोस्तों, उसमें प्रसार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल एक्सप्रेशन, थर्मल एक्सपेंशन में हम आज बात करेंगे दोस्तों जल का असामान्य प्रसार। प्रसार एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। दोस्तों ये क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन है जल का असामान्य प्रसार। सामान्यतः जो द्रव होते हैं यदि उनको हम गर्म कर देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो उनका जो आयतन है वो बढ़ता है और घनत्व घटता है। लेकिन जल का क्या होता है दोस्तों? असामान्य शब्द क्यों लगाया? क्योंकि ये सबसे विपरीत है। विपरीत कैसे है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम जल को गर्म करते हैं तो जिसका आयतन है वो घटता है और घनत्व जो बढ़ता है। तो ये क्या होगा दोस्तों? और जो द्रव है उनके एकदम विलोम है। तो ये क्या होगा दोस्तों? जल का असामान्य प्रसार। तो हम इसे नोट कर सकते हैं, जब सामान्यतः किसी द्रव को ऊष्मा देने पर उसका आयतन बढ़ता है एवं घनत्व घटता है। लेकिन जल का प्रसार ठीक विपरीत होता है। ठीक विपरीत होता है। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने या ऊष्मा देने पर उसका आयतन घटता है
और दोस्तों जो घनत्व है वो क्या होता है, बढ़ता है। सामान्यतः किसी द्रव को ऊष्मा देने पर उसका आयतन बढ़ता है एवं घनत्व घटता है, लेकिन जल का प्रसार ठीक विपरीत होता है। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊष्मा देने पर उसका आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। तो दोस्तों ये क्या होगा, जल का सामान्य प्रसार। क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर होता है दोस्तों, होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, जल का सामान्य प्रसार। और इसमें पूछा भी जाता है कि घनत्व जब बढ़ता है, और इसलिए पूछा जाता है कि जो इंजन होते हैं उनमें शीतलक के रूप में हम जल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है दोस्तों अधिक होती है बजाय उन पदार्थों के, तेलीय पदार्थों के। क्योंकि कार्बोरेटर हो जाता है, जो इंजन होता है, गाड़ियों का इंजन होता है, उसमें हम जल क्यों लेते हैं, उसमें तेल क्यों नहीं करते, क्योंकि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा अधिक क्यों होती है दोस्तों, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है, और जो जल है उसको विशिष्ट ऊष्मा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, मैं अभी बताऊंगा विशिष्ट ऊष्मा क्या है, अधिक होने के कारण जो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण जल का उपयोग कार्बोरेटर या इंजन में किया जाता है। कार्बोरेटर या इंजन में किया जाता है। ये आपके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन के अलावा बहुत जो कंपटीशन लेवल की जो एग्जाम में होती है उनके लिए एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ नियम है इसमें, लॉ है, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप दोस्तों आप इसे नोट डाउन कीजिए। दोस्तों एक और टॉपिक है इसमें, गैसों का प्रसार। गैसों का प्रसार, दोस्तों द्रव या ठोस में यदि हम ऊष्मा दें तो उनका प्रसार बजाय गैसों के कम होता है, गैसों का प्रसार अधिक होता है, क्योंकि गैसों की कोई निश्चित आकृति, आयतन और जो उनके मध्य जो कणों के बीच जो अंतर होता है वो कोई निश्चित नहीं होता। तो दोस्तों जो गैसों का प्रसार है वो कौन सा प्रसार होगा, गैसों का प्रसार आयतन प्रसार होगा। क्या होगा, उसके आयतन में प्रसार होगा। जैसे कि यदि हम किसी गैस को, ये गैस के कण मान है, इसको ऊष्मा देते हैं दोस्तों, तो इसकी कण की कोई आकृति नहीं है कि कोई यहाँ है कोई यहाँ है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों इसके क्या होता है, आयतन में परिवर्तन। तो जो इसमें होता है वो गैसों में जो प्रसार होता है वो कौन सा होता है, आयतन प्रसार। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, और इसमें एवोगैड्रो का नियम की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद ऐसा आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो होगा उसमें बात करेंगे बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और दाब के कुछ नियमों की बात करेंगे। उसके बाद हम कैलोरीमीटर की बात करेंगे। उसके बाद हम जो ऊष्मा संचरण की जो 3 विधियां हैं उनकी भी बात करेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। बॉयल लॉ, बॉयल का नियम, बॉयल ने क्या नियम दिया था दोस्तों, ये गैस के नियम है जितने भी मैं 3 नियम बताऊंगा, बॉयल का लॉ, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम, वो सिर्फ गैसों के ऊपर ही लगेंगे, यानी कि गैसों पर निर्भर होते हैं।
इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन है, आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। इसमें जो मैंने कांस्टेंट वैल्यू ली वो थी ताप, तो टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, यानी कि ताप को हम नहीं बढ़ाएंगे ना ही घटाएंगे। और जो P है, जो दाब है, वो आयतन क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इससे Pv बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, कांस्टेंट, या P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर क्या है दोस्तों, कांस्टेंट। इसमें ध्यान रखने वाली बात कैसे ध्यान रखेंगे कि इसमें तापमान को कांस्टेंट रखना है दोस्तों। एक दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम किसी गैस में, किसी द्रव में, किसी पात्र में गैस को भरते हैं, तो दोस्तों उस पर जो दाब लगाएंगे, यदि हमारा आयतन उससे क्या होगा, कम, यदि इसका आयतन मैंने हम तक ले लिया, यही पात्र मान है इसमें, तो दोस्तों क्या लगेगा, उसमें दाब अधिक लगेगा, प्रेशर क्या लगेगा, अधिक लगेगा, वॉल्यूम क्या होगा जब कम। यदि मैंने इस पात्र को बढ़ा दिया और यहाँ के ले लिया दोस्तों, तो सर क्या हुआ दोस्तों, आयतन क्या हुआ, बढ़ गया, और प्रेशर क्या होगा दोस्तों, आपस में जो अणु है उनके मध्य जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आयतन बढ़ गया। तो सीधे सीधे इसकी नियम ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि बॉयल ने क्या बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट को याद रखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट याद हो गया तो बॉयल का नियम याद हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसे नोट डाउन कीजिए आप। इसके बाद हम बताएंगे चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। दोस्तों चार्ल्स ने क्या कहा था, चार्ल्स का नियम। बॉयल के बाद गैसों की जब बात चल रही थी दोस्तों, तो बॉयल वैज्ञानिक चले गए थे, उसके बाद आए थे चार्ल्स। चार्ल्स ने क्या बताया दोस्तों, चार्ल्स ने बताया यदि या फिर ये लिख लेते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दाब को नियत रखते हैं, दाब नियत रखकर, या दाब नियत रखकर, तो दोस्तों आयतन है, आयतन ताप के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स ने कहा था कि इस नियम के अनुसार यदि दाब को क्या रखते हैं हम, नियत, यानी कि प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, दाब क्या रखते हैं, नियत, तो जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन है वो सीधे ताप के क्या होगा,
समानुपाती, और उसमें क्या रखा था दोस्तों, ताप को नियत रखा था, और इसमें क्या रखा है, दाब को नियत। तो V समानुपाती T, ये क्या हुआ दोस्तों, चार्ल्स का नियम। इसके बाद बात करते हैं दाब का नियम होता है, उसके बारे में बात करके हमें गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है कि आदर्श गैस का समीकरण क्या है, तो उसको हम तीन ये समीकरण है, इनके आधार पर हम उनको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है दाब का नियम। आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसमें बताया था दोस्तों कि यदि हम दोस्तों इस नियम के अनुसार, या तो हम सीधे ही बोल सकते हैं, लेकिन परिभाषा आपको लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की समझ में नहीं आता कि V क्या है, T क्या है। तो दोस्तों V क्या है, वॉल्यूम, मैंने बताया था आयतन। T क्या है भैया, ताप। तो याद रखने वाली चीज है। P क्या है भैया, प्रेशर, जैसे कहते हैं ताप। तो दाब के नियम में क्या बताया दोस्तों, इस नियम के अनुसार आयतन नियत रखकर तो दाब है, दाब ताप के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों इसमें नियत क्या रखा था, V कांस्टेंट, V कांस्टेंट। तो T क्या हुआ दोस्तों, समानुपाती T। ये क्या हुआ, दाब का नियम। नोट डाउन कीजिए। दोस्तों हम बात करेंगे आदर्श गैस की। आदर्श गैस क्या है दोस्तों, वे गैस हैं जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं। वो गैस कौन सी होती है, आदर्श गैस है, जिसका समीकरण बताया था दोस्तों में PV बराबर nRT। तो कहां से आया, बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और दाब के नियम, तीनों मिला के। तो आदर्श गैस की हम बात करते हैं, वे गैसें जो बॉयल, चार्ल्स आदि के नियमों का पालन करती हैं, नियमों का पालन करती हैं। क्या होती है, आदर्श गैस, आदर्श गैस कहलाती हैं। दोस्तों आदर्श गैस कौन सी है, जो बॉयल और चार्ल्स के, बॉयल का नियम पढ़ा था दोस्तों मैंने, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था पहले में। तो उसमें क्या था दोस्तों, P व्युत्क्रमानुपाती V के, पहला समीकरण ले दो में से। दूसरे में क्या रखा था कांस्टेंट दोस्तों, P को, जब क्या था दोस्तों, V समानुपाती T था। ये बॉयल का नियम, ये चार्ल्स का,
और तीसरा था दोस्तों दाब वाला। तो दाब में क्या हुआ दोस्तों, मैंने के आयतन कांस्टेंट रखा, तो उसमें मैं बताया था P समानुपाती T, और एक और होता है एवोगैड्रो नियम। यदि हम दोनों नियम और तीनों की बात कर लेते हैं तो एक समीकरण आता है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से एक गैस इक्वेशन आती है PV बराबर RT nRT, जो क्या है दोस्तों आदर्श गैस समीकरण। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आदर्श गैस समीकरण क्या है, फॉर्मूला पूछता है आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। नोट डाउन कीजिए दोस्तों इसे। है वह सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, और इसकी यदि हम बात कर लेते हैं मात्रक की दोस्तों, तो R का मात्रक निकालेंगे हम, तो PV अपॉन NT। PV क्या है जूल, इसे क्या लिख देते हैं मोल, और T क्या है टेम्परेचर, इसे क्या लिखते हैं केल्विन। तो इसका जो मात्रा आता होता है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसे नोट डाउन कीजिए तब तक आप। कैलोरीमीटर, कैलोरीमिति। बात करते हैं कैलोरीमिति। कैलोरीमिति क्या है दोस्तों, जो हम ऊष्मा का मापन करते हैं। मैंने बताया था ऊष्मा की तीन मात्रा बताए थे, SI में जूल बताया था, उसमें किलो कैलोरी बताया था, एक में कैलोरी बताया था MK/CGS में। तो कैलोरीमिति क्या है, ऊष्मा का मापन करने की प्रणाली। इसके द्वारा क्या है दोस्तों, ऊष्मा का मापन किया जाता है, ऊष्मा का मापन किया जाता है। मापन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, एक सिद्धांत होता है इसका, कैलोरीमिति का सिद्धांत, मिति का सिद्धांत। इसने बताया था दोस्तों, हमेशा जो है ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। इसने बताया ऊष्मा का जो प्रवाह है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और इसने दूसरा यह भी दिया था कि जब दो वस्तुएं रखी हैं, इसका ताप उच्च है और इसका निम्न है, ये क्या है उच्च ताप की, ये क्या है निम्न ताप की। तो दोस्तों इस ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि इसका ताप दोनों का क्या नहीं होगा बराबर, जब तक इससे इसमें ऊष्मा जाती रहेगी। ये क्या है कैलोरीमिति का सिद्धांत। अब इसे थ्योरेटिकल पार्ट में नोट करते हैं दोस्तों। बेसिक समझ में आया होगा ये तो नॉर्मली बात है कि जो ऊष्मा का प्रवाह है
या विद्युत का प्रवाह है, विद्युत का प्रवाह तो उच्च धनावेश से ऋणावेश पे होता है, और इसका जो प्रभाव है दोस्तों उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित करती है। वो जब तक होती है जब तक दोनों का प्रवाह यानी कि दोनों का जो ताप है वो कांस्टेंट बराबर ना हो जाए, यानी इसका बराबर हो जाएगा इसका बराबर होगा तो ऊष्मा बहने से रुक जाएगी। उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। कैलोरीमेट्री ने यही कहा था दोस्तों। ठीक है, इसे आप परिभाषा बता देता हूं आपके लिए। कैलोरीमेट्री ने बताया दोस्तों, कैलोरीमेट्री ने बताया था किसी उच्च तापमान पदार्थ से उच्च तापमान पदार्थ से ऊष्मा का प्रवाह निम्न तापमान पदार्थ की ओर होता है। और ऐसा तब तक होता है, ऐसा जब तक होता है या तब तक होता है जब तक होता है जब तक दोनों पदार्थ का तापमान समान ना हो जाए। दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था दो पदार्थ हैं, एक ये पदार्थ है एक ये पदार्थ है। इसमें क्या है दोस्तों, उच्च ताप, इसमें क्या है निम्न ताप। तो दोस्तों ऊष्मा का प्रवाह तब तक उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होगा जब तक इन दोनों का क्या है बराबर नहीं हो जाएगा। यदि बराबर हो जाएगा तो जो ऊष्मा जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा बंद, और नहीं बराबर हुआ तो उच्च तापमान से ऊष्मा निम्न तापमान की ओर जाती रहेगी। इसके बाद ये बराबर हो जाएंगे तो ये प्रक्रिया हो जाएगी बंद। ये कौन का सिद्धांत है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं दोस्तों हाँ ये और है कि कैलोरीमेट्री का जो सिद्धांत है वो किस संरक्षण के आधार पर है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत नोट पर डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों इसे। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो कैलोरीमेट्री का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, सीपी और सीवी, सीपी सीवी माइनस आर, ये संबंध कैसे है इनके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की।
दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा ये क्या है दोस्तों? किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा उसके द्रव्यमान और उसके ताप के समानुपाती होती है। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा उस पदार्थ के द्रव्यमान तथा ताप के समानुपाती होती है। क्या बोला दोस्तों? किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा उस पदार्थ के द्रव्यमान तथा ताप के समानुपाती होती है, यानी कि डेल क्यू समानुपाती होगी डेल एम की और डेल क्यू समानुपाती होगी डेल टी के। तो डेल क्यू बराबर दोस्तों समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड डेल क्यू बराबर डेल एम समानुपाती का चिन्ह है और डेल टी समानुपाती के चिन्ह को बताएंगे दोस्तों, हटाएंगे तो एस का प्रयोग होगा जो कि क्या होगा? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा तो डेल क्यू बराबर एस डेल एम टी। एस की बात करेंगे दोस्तों तो डेल क्यू अपॉन डेल एम और डेल टी। डेल एस क्या है दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा ये क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मूला है विशिष्ट ऊष्मा का। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके मात्रक और विमाकी। तो पहले इसकी बात करते हैं दोस्तों ऊष्मा क्या होती है? जूल। द्रव्यमान की क्या होती है? केजी। और ताप की क्या होती है? केल्विन या सेंटीग्रेड, कुछ सेल्सियस कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसकी विमा कैसे निकालेंगे? डायमेंशन इससे क्या होती है दोस्तों? m1 L2 T माइनस 2। इसकी क्या हो गई यहाँ m1 और टाइम क्या हो गई T1। ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा? m0 हो जाएगा ये m0 L2 T ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस के 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस के 3 तो T माइनस के 3 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या रहे दोस्तों? इसकी विमा। आप इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। या फिर यदि इसे हम केल्विन में डिनोट करते हैं तो यहां से इसको केल्विन में डिनोट करते हैं तो T माइनस 2 लिखिए तो K माइनस 1 भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार से लिखी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मोलर विशिष्ट ऊष्मा।
मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ये क्या होती है दोस्तों? इसमें जो पदार्थ की मात्रा है केजी में ना लेकर किस में ली जाती है? मोल में। ये ध्यान रखने की चीज है दोस्तों, जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है इसमें जो पदार्थ की मात्रा है वो केजी में ले जाती है, किसमें ले जाती है? मोल में। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऊष्मा की वह मात्रा ऊष्मा की वह मात्रा जो एक मोल जो पदार्थ के एक मोल का जो पदार्थ के एक मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, वो क्या होती है दोस्तों? मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है जो पदार्थ के एक मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, वो मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कीजिए। जो इसमें पदार्थ की जो मात्रा ली थी, पदार्थ की मात्रा जो ली थी दोस्तों इसमें, वो हमने क्या ली थी दोस्तों? मोल में। तो हमने उसका विशिष्ट ऊष्मा का बता दिया था, डेल क्यू अपॉन एम डेल टी था। तो इसमें पदार्थ की मात्रा किसमें ली? मोल में। तो मैं इसको एन से ले लेता हूं, एन डेल टी। उसका जो मात्रा होगा जूल अपॉन मोल अपॉन केल्विन, इसका मात्रा हो जाएगा। वैसे डिनोट करें इसको विमात्री या किसी लिख सकते हैं जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, यदि बात करेंगे इसकी विमा की दोस्तों, विमा तो जूल किसकी है? ऊष्मा की। ऊष्मा की विमा क्या होती है? m1L2T-2। और ये क्या है? मोल। मोल को लिख लेते हैं दोस्तों, और केल्विन को केल्विन। तो इसकी बनेगी दोस्तों क्या होगी? m1L2T-2 केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, ये वही इसकी फॉर्मूला पूरी विशिष्ट ऊष्मा। दोस्तों इसके दो पार्ट है मोलर विशिष्ट ऊष्मा के। पहला जो है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और दूसरी है दोस्तों नियत
इनके दो प्रकार हैं, इनके बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले वाले की, नियत आयतन वाले की। नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा ये क्या थी दोस्तों? नियत आयतन पर किसी पदार्थ का नियत आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है, आवश्यक ऊष्मा जो है दोस्तों वो क्या कहलाती है? नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाती है दोस्तों? नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जिसे सीवी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी है, ये तो पहली हो गई इसका भेद, ये वाला। इसके बाद दोस्तों दूसरी है नियत दाब पर ये वाला मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें क्या होगा? नियत दाब पर किसी 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है दोस्तों? नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऐसे दोस्तों सीपी से डिनोट करते हैं, सीपी से प्रदर्शित करते हैं। इससे सीपी से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों
इसके बाद हम बात करते हैं नियत आयतन पर और नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा में आपस में संबंध जो होता है मेयर फॉर्मूला, मेयर सूत्र कहते हैं जिसे दोस्तों, जो होता है Cp माइनस Cv बराबर R के। इस R को लिखते, ये क्या है दोस्तों, मेयर सूत्र। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम इसमें बात करेंगे दोस्तों लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, वास्तव की गुप्त ऊष्मा, और जो लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है उसके बारे में दोस्तों हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थर्मोडायनामिक्स का मैं ऐसा पार्ट, ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो, और मैं जैसे बोर्ड पर सॉल्व ना कर रहा हूं, चाहे इसमें न्यूमेरिकल क्यों ना आए, मैं न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने की क्षमता रखता हूं दोस्तों। तो इसके साथ दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो मेरे से यदि कोई कमी रह रही हो तो उसे कमेंट में, या फिर आप में जो कुछ समझ में नहीं आया उसे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम समझाने में आपकी हर पल हेल्प करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।